ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है चाइना, रशिया और ईरान का, जो अमेरिका की हेजीमोनी को नहीं मानता है कि अमेरिका सबका सरपरस्त है। चाइना और रशिया और ईरान आइडियोलॉजिकली ये लोग सेम लाइन में नहीं है। आइडियोलॉजिकली सिर्फ इन लोगों की कॉमनैलिटी है अमेरिका से दुश्मनी, यानी अमेरिकन इंपीरियलिज्म के मुखालिफत में ये लोग यूनाइटेड हैं कॉमन एनिमी की वजह से। कॉमन एनिमी की वजह से कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब चाइना ने तुमको कह दिया है कि भाई हुर्मुज खोल दो तो खोल दो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चाइना कौन है? भाई जब हम अमेरिका की बात नहीं सुन रहे हैं तो चाइना कौन है? बंद करने के लिए भी चाइना ने थोड़े कहा था। हाँ, इस पूरे वॉर में शायद पहली बार हमारे करीब कोई ऐसा वॉर हुआ कि हिंदुस्तान लगभग बाहर रहे उससे, लेकिन अवाम की तरफ से ईरान को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला। हिंदुस्तान की आवाम को लेके डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है और इसके अंदर मैं ख़ास तौर पे कश्मीरी इंडियंस को ख़ास सल्यूट करना चाहिए कि उन लोगों ने जो किरदार अदा किया, वहाँ की औरतों ने जो अपना जेवर निकाल के दिया, वो जेवर की वैल्यू नहीं है, वो सेंटिमेंट और वो इमोशंस जो ईरान में गए ना कि हिंदुस्तान की आवाम जो है वो इस तरीके से ईरान के साथ खड़ी है। ईरान इंडिया के साथ टिट फॉर टैट पॉलिटिक्स नहीं करता कि भाई आपने ये किया तो हम ये करेंगे, नहीं। ईरान ने सब चीज़ों के बावजूद कहा कि हमारी 5 फ्रेंडली कंट्रीज है जिनके ऑयल और गैस छोड़ रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया है। तो इंडिया को ईरान सिग्नल देना चाह रहा है कि भाई हम रेडी हैं आपसे दोस्ती के लिए। और पहले भी किया है, मुझे याद है कि यूएन में प्रपोजल गया था, पाकिस्तान लेके गया था कश्मीर पर प्रपोजल, तो वो ईरान की वजह से ही वो प्रपोजल आगे नहीं बढ़ा, पाकिस्तान को वापस ओआईसी में भी ओआईसी में सपोर्ट किया। 90s से पहले इंडिया का एक वैल्यू मॉरल स्टैंड था इंडिया का, लेकिन 90s के बाद जो है चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो चाहे वो बीजेपी की हुकूमत हो, लेकिन हमारा प्रैग्मेटिक अप्रोच हो गया। तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस को ईरान इस तरीके से देखता है कि स्ट्रेटेजिक है, लॉन्ग टर्म है, एक पावर हंग्री कंट्री और एक पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री के बीच में अलायंस का होना नेचुरल। मुस्तफा साहब के कब देख पाएंगे हम लोग? मेरा दिल नहीं मानता कि सिर्फ सिक्योरिटी की वजह है, कोई और भी वजह है। ईरान में जो अवाम है उसमें कभी सवाल ही नहीं है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई क्यों नहीं आ रहे, ये कोई सवाल उनके लिए नहीं है। पब्लिक का शऊर इस लेवल पर है कि अगर सिक्योरिटी डिमांड करती है कि वो अभी फिलहाल अंडरग्राउंड रहे तो अंडरग्राउंड रहे, लेकिन वो हमें गाइड करते रहे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और आपका स्वागत है TCH पर। आज हमारे साथ हैं सैयद ज़मीर अब्बास जाफरी साहब। आप जानते हैं हमारे चैनल पर उनके वीडियोस कई बार आए हैं। जाफरी साहब ईरान में रहते हैं और इस समय हिंदुस्तान आए हुए हैं। हमने गुजारिश की कि थोड़ा सा वक्त निकालिए, बेहद बिजी शेड्यूल है, पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं और लौट के इनको फिर जाना भी है, लेकिन हमने गुजारिश की कि थोड़ा वक्त हमारे लिए निकालिए और जाफरी साहब हमारे स्टूडियो में आए। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया, अभी तक तो हम लोग की ऑनलाइन बात हो रही थी, आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के। शुक्रिया। पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया कहूँगा और आप लोगों ने मीडिया स्पेस में एक सच्चाई का साथ दिया है, हक़ का साथ दिया है, वो वाक़ईन हिंदुस्तान की आवाम ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत मोहब्बत आप लोगों को दिखाई है और आप लोगों ने वाकई तौर पर हक़ अदा किया। हमने अलग से कुछ नहीं किया, हमने वही किया है जो जर्नलिस्ट को करना चाहिए। सही बात। जब आप एक बार जर्नलिस्ट की कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर आपका ये फ़र्ज बन जाता है कि आप सच कहें, आप वो सच कहें जो आपको महसूस होता है, और हमने यही कोशिश की कि हम वो सच कहें। लोगों ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। जाफरी साहब, क्या चल रहा है ईरान में? क्योंकि जंग तो ख़त्म होती जैसी नहीं दिख रही। जब ये जंग सीज़ फायर जैसा हुआ था, जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई थी, तो मैंने अपने वीडियो पे कहा था कि या तो ये वार हमेशा के लिए रुक जाएगी और या फिर हमेशा के लिए चलती रहेगी। जो फॉरएवर वार चलते रहे हैं दुनिया में, अमेरिका जिनमें फंसता और तबाह होता रहा है, ये फॉरएवर जंग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों वॉर के हम लोग कोर वैल्यूज़ पे जब जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अमेरिका क्या चाहता है और ईरान क्या चाहता है। अमेरिका एक इम्पीरियलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट है। अमेरिका यहाँ पर दो है, अमेरिका को ईरान के रिसोर्सेज चाहिए और इजराइल को ज़मीन चाहिए। दो अलग अलग गोल्स हैं उन लोगों के। ईरान का गोल है रेजिस्टेंस का, कि पूरे वेस्ट एशिया से अमेरिकन प्रेजेंस ख़त्म हो और फ़लस्तीन आज़ाद हो। तो दोनों के गोल्स जो हैं वो छोटे नहीं हैं और दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं है। यानी तो डेफिनेटली दोनों में से एक पार्टी को हटना पड़ेगा पीछे। और ईरान ने ख़ुद को तैयार किया है एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहाँ पर पूरा GCC कंट्रीज़ या पूरे ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़
मिल के फ्यूचर में ऐसी एक दुनिया बनाए जहाँ पर फॉरेन प्रेजेंस ना हो और ये लोग मिल के आपस में चीज़ों को मैनेज करें। तो आपका एनालिसिस ठीक है, ये लॉन्ग थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन फाइनली अमेरिका को छोड़ के जाना होगा क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं होगी। जो हिसाब से आप भी एनालाइज कर रहे हैं कि उनको मार पड़ रही है और जो हिसाब से उनको नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए उनको फाइनली वेस्ट एशिया छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वक्त लगेगा। आपने कहा इजराइल को ज़मीन चाहिए, अब ईरान की ज़मीन तो इजराइल को मिल नहीं सकती है, वो रेंग के भी इजराइल ईरान तक नहीं पहुंच सकता है, बीच में बहुत सारे मुल्क हैं, जॉर्डन है और भी बहुत सारे मुल्क हैं। किसकी ज़मीन चाहिए? अतराफ़ में तमाम जो है, मसलन उसने 1000 किलोमीटर्स अभी जो है गाज़ा, सीरिया और लेबनान मिला के उसने 1000 किलोमीटर्स कब्जा कर लिया है। तो डेफिनेटली ये एक्सपांशनिज्म है कि आप एक, लेकिन यही मेरा सवाल है कि उसको ज़मीन चाहिए सऊदी से, उसको ज़मीन चाहिए सीरिया से, उसको ज़मीन चाहिए जॉर्डन से, इन सब से उनको ज़मीन चाहिए और ये सारे उसकी मदद कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट है और अवाम है। तो आपने वीडियोस देखे होंगे कि जॉर्डन के ऊपर से मिसाइल जा रही है और जॉर्डन की पब्लिक खुशियां मना रही है। गाज़ा के ऊपर से ईरान की मिसाइल जा रही है, इजराइल में गाज़ा की पब्लिक खुशियां मना रही है। तो ये तमाम कंट्रीज़ की आवाम जो हैं गाज़ा के होने के बाद बेशिद्दत इजराइल के मुखालिफ हैं, अमेरिका के मुखालिफ हैं। हत्ता एक्चुअली ये तो कंट्रीज छोड़ दें, आज पूरी दुनिया का आम इंसान जो है, अगर वो इंसान है तो वो इजराइल से नफ़रत करेगा। तो एक ऐसी पोजीशन बनेगी फाइनली कि इजराइल की ये शिद्दत और ये नफ़रत और ये सैडिज़म और एक्सपांशनिज़म और जेनोसाइड के बाद मुस्लिम उम्मतों में बेदारी होगी, अरब दुनिया में बेदारी होगी। और ये बादशाह जो अपना अमेरिकन प्रेशर की वजह से अपने डोमिनेशन में थे, ये बादशाहों को फाइनली गिव अप करना पड़ेगा। फ्यूचर मुस्लिम कंट्रीज़ का ये होगा। बहरीन का किस्सा है, क्योंकि बहरीन ईरान का ही हिस्सा हुआ करता था, शाह ने गिफ्ट किया था 1971 जी, 71 में शाह साहब ने गिफ्ट किया था उसको। ये कम लोग जानते हैं, इसीलिए मैं दोहराया करता हूँ इसको। और बहरीन एक ऐसा इलाका है जहाँ अच्छे खासी शिया आबादी भी है, जिसका एक बड़ा हिस्सा ईरान का सपोर्टर रहा है। और बहरीन में 5th फ्लीट होने की वजह से, चूँकि ईरान से सबसे क्लोज भी है, तो अमेरिका के लिए वो बेहद ज़रूरी जगह है और लगातार ईरान हमले करता रहा है उसके ऊपर। अभी ये खबर आई कि बहरीन और कुवैत ने इस बार अपनी तरफ से भी हमले किए थे। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेके जस्ट देख रहा हूँ कि बहरीन जैसे मुल्क जो हैं, जहाँ की जो सत्ता है वो पूरी नकली है। देखिए, एक माहौल बनाया जाता है, मैं जानबूझ के इसको भी दोहराता रहता हूँ कि ये जितने शासक हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया के हों, चलिए ये तो अल सऊद ख़ानदान के हैं, फिर भी काफ़ी पुराने हैं, लेकिन बाकियों के बारे में भी ऐसा बनाया जाता है जैसे 2000-4000 साल से ये गद्दी पे बैठे हों। शाह रज़ा पहलवी को ऐसे पेश किया जाता है जैसे जब से ईरान की, फ़ारस की जब से पैदाइश हुई तब से इनका ख़ानदान शासन कर रहा है, जबकि सबकी हकीकत ये है कि 1 पुश्त, 2 पुश्त, 3 पुश्त, हद से हद 4 पुश्त हैं, इससे ज़्यादा कोई है नहीं। कोई सिपा सलार हुआ करता था, कोई बिजनेसमैन हुआ करता था, कोई कुछ हुआ करता था, और अमेरिका इंग्लैंड ने इनको अपने हिसाब से बिठा दिया, तो शाह बन गए और फला ढिमका बन गए। तो वो वाला जो एक मोहब्बत होती है आवाम के साथ, जब आप कई पुश्तों से होते हैं तो कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, तो वो मोहब्बत भी नहीं है। और मैंने देखी है, जिन जगहों पे गया है, लोगों से बात करके मैंने देखी है। तो बहरीन जैसे मुल्कों का क्या हाल है इस समय? देखिए, बहरीन तो बहुत छोटा है, पहले तो इसीलिए बात कर रहा हूँ। हाँ, बहरीन तो बहुत छोटा है। ईरान के लिए बहरीन, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वहाँ 85% जो हैं शिया हैं, लेकिन शिया सुन्नी हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन वहाँ पर वो कम्युनिटी है जो कम्युनिटी प्रो रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखें, शिया तो अज़रबैजान में भी है, 95% अज़रबैजान में शिया है, लेकिन वो प्रो रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम लोग वो शिया की बात नहीं कर रहे हैं जो खाली शिया हो या सुन्नी हो, प्रो रेजिस्टेंस है। तो बहरीन में 85% गज़ा तो पूरा सुन्नी है, हाँ, और सब प्रो रेजिस्टेंस है। तो बहरीन में 85% जो मोमिनीन है वहाँ के, वो प्रो रेजिस्टेंस हैं। तो बहरीन का सरवाइव कर जाना, यानी ये वॉर के अंदर, मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि बहरीन और कुवैत ने अभी जो दोबारा जंग शुरू हुई है, दोनों ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है ईरान पे हमला करने में, बिकॉज वो नहीं समझना चाहते हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिचुएशन, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ईरान, जब तक ईरान पे ग्राउंड इन्वेजन नहीं होता या अमेरिका उस लेवल को क्रॉस नहीं करता, ईरान भी किसी कंट्री में उस लेवल को, स्केल को क्रॉस नहीं करेगा, ज़मीन पे पैर नहीं रखेगा। तो ईरान क्योंकि खुद को, अपने आप को एक्सपेंशनिज्म नहीं करना चाहता। दूसरा है कि ईरान का जो कुल्लन आइडियोलॉजी है कि हर कंट्री अपनी जंग खुद लड़े,
आप बाहर से सपोर्ट करें। ये नहीं हो सकता कि हम आपके लिए आके लड़ें। अगर हम आपके लिए आके लड़ेंगे भी तो आपके वजूद और आपके एग्जिस्टेंस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो गाजा वाले अपनी जंग लड़ें, लुबनान वाले अपनी जंग लड़ें, यमन वाले अपनी जंग लड़ें, बहरीन वाले अपनी जंग लड़ें और वो खुद अपनी आज़ादी एक्वायर करें। हाँ, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका रेवोल्यूशन ग्राउंड रूटेड होना चाहिए, आपकी सब जमीन से निकलना चाहिए। तो बहरीन स्पॉन्सर नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, यानी आप पपेट नहीं बनाएंगे। हाँ। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। यानी यमन जो कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है। तो ये क्लियर है कि रेजिस्टेंस के जितने फोर्सेस हैं वहां पर कोई प्रॉक्सी का सिस्टम नहीं है। वहां पर आइडियोलॉजिकली सब एक आइडियोलॉजी में है। वो आइडियोलॉजी क्या है? प्रो रेजिस्टेंस, एंटी इंपीरियलिज्म और सेल्फ रिलायंस। अपनी कंट्री के डिसीजंस वो कंट्री के लोग खुद लें, ये फॉरेन इंटरफियरेंस ना हो। ये इनके कॉमन एरियाज हैं जहां पर ये सारे यूनाइटेड हैं और उस मुताबिक रिवोल्यूशन चलता भी तभी है जब उसी मुल्क की जनता करती है। बाहर से पाला हुआ रिवोल्यूशन हमने रशिया के टूटने के बाद देखा कि कैसे सब बिखर गया। जी, तो होता ही हुआ ना। तो आप तो हिस्ट्री के भी प्रोफेसर रहे, हिस्ट्री के भी टीचर रहे। टीचर नहीं रहा हूँ कभी भी, टीचर नहीं रहे, बुक्स लिखी है आपने। तो हिस्ट्री के अंदर जो दुनिया के अंदर रेवोल्यूशंस यही है कि वो जनता खुद उठे। आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन तो ये आइडियोलॉजिकली ईरान का स्टैंड है कि ये अरब कंट्रीज जो हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिसेंटली ईरान की मिलिट्री ने कुवैत की आवाम को ख़त लिखा, जॉर्डन की आवाम को ख़त लिखा। ये क्या कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि आवाम जो है वो रेजिस्टेंस के साथ हैं और हम आवाम को कह रहे हैं कि उठो, गवर्नमेंट्स के खिलाफ आप उठो और आप एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करो जो आपकी गवर्नमेंट है, प्रो रेजिस्टेंस गवर्नमेंट है। तो ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जरा अरब वर्ल्ड से बाहर की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ। अचानक से पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही थी उसमें भी पाकिस्तान ने एक अहम रोल निभाया। इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, इसको इस्लामाबाद चार्टर कहा भी गया, हालांकि वो 24 घंटे 48 घंटे भी नहीं चल पाया। ये पाकिस्तान की असफलता नहीं है, ये दुनिया की असफलता है। पाकिस्तान अचानक से लग रहा है कि अरब में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। अभी खबर ये आई कि अरब के सऊदी के साथ तो उनका रिश्ता, मतलब उन्होंने बना ही लिया अपना डिफेंस पैक्ट। हाँ, कुवैत के साथ भी डिफेंस पैक्ट की खबरें आ रही हैं कि शायद वो करने वाले हैं। एक डिफेंस पैक्ट की बात चल रही है जिसमें इजिप्ट भी होगा, जिसमें मिस्र वो क्या कहते हैं, टर्की भी होगा, सऊदी अरबिया भी होगा और पाकिस्तान भी होगा। हूथी वाले मसले पर भी इनका बयान आ गया कि सऊदी अरबिया की तरफ से हम खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को मैं जानता हूँ, आपने कहा तो मेरी असली पढ़ाई इकोनॉमिक्स की है, हिस्ट्री तो मोहब्बत है। तो हिस्ट्री कोशिश की है पढ़ने की, लिखने की, लेकिन इकनॉमी मुझे समझ में आती क्योंकि पढ़ाई मेरी इकोनॉमिक्स की है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को मैं जानता हूँ, मैंने रशिया को बहुत कायदे से पढ़ा है और देखा है कि रशिया ने जिस तरह से हाथ पांव फैलाए, उसने बहुत बड़ा रोल। जब आप ओवर एक्सपेंशन करते हो, ओवर स्ट्रेच करते हो बेसिकली, तो नुकसान ज़्यादा होता है। ज़मीर जाफरी अगर मतलब एक साथ 5 स्टूडियो में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उनके खुद समझ में नहीं आएगा, एक एक स्टूडियो में एक बार में बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से लगातार आपके मिडिल ईस्ट में हाथ पांव फैलाए हैं और न्यूक्लियर पावर होने की वजह से उसको एक इम्पॉर्टेंस भी मिलती है। ईरान के साथ भी फ़िलहाल रिश्ते उसने अच्छे किए हैं, आना जाना सब कुछ शुरू हुआ है। ये ओवर स्ट्रेचिंग की पाकिस्तान की जो दिक्कत है, अरब वर्ल्ड में किसी तरह का कोई असर इसका हो सकता है या फिर? देखिए, हम लोग जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ थी, ये वेस्ट एशिया की, ये कंट्रीज़ ऐसे हुकूमत करती थी, इनको एक ऊपर से पावर चाहिए था जो हमको डिफेंड करेगा। वो पावर अमेरिका था, वैलिडेट करे और डिफेंड करे जी। तो वो पावर जो अमेरिका का था, अमेरिका की मार पड़ने के बाद ये पावर उनको लग रहा है कि सरवाइव नहीं करेगा। ये हमारे डिफेंस के लिए नहीं, इजराइल के डिफेंस के लिए, या लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं करेगा, या हमें इसको ऑल्टरनेट अगर बनाना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। ये तमाम जीसीसी कंट्रीज, इनकी पॉपुलेशन सब मिला के 17 मिलियन है, यानी इनके पास पॉपुलेशन। सऊदी अरबिया भी देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 80% तो रेगिस्तान है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी जो है वो सऊदी में है। जो टोटल इनकी 27 मिलियन पॉपुलेशन है, 20 मिलियन उसमें से सऊदी है, 7 मिलियन सब मिला के हैं। तो टोटल आपकी 27 मिलियन पॉपुलेशन वहां पर है। अच्छा, ये वो पॉपुलेशन नहीं है जो लड़ेगी। इसको आदत है एसी बंगले में, एसी रूम में रहने की और एक अय्याशी की जिंदगी, सबसे ज्यादा सब्सिडाइज, सब कुछ फ्री है। और मसलन मैं कुवैत, टैक्स नहीं है। हाँ, मैं कुवैत गया तो मैंने वहाँ पे कुछ वहाँ के सीनियर्स के साथ बैठ के गुफ्तगू किया, तो मैंने कहा कि आपके जवानों की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? तो आप ताज्जुब करेंगे, वो कहेंगे सबसे बड़ी मुश्किल इनकी है कि लेजी है।
यानी इतना सब कुछ है। नशा भी बहुत घुसा जी, है, हाँ, नशा भी बहुत घुसा जी। है उस इलाके में। तो वो नशा है, लेजीनेस है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, ये लोग लड़ेंगे तो नहीं। अब इनको क्या चाहिए? इनको सस्ता मैन पावर चाहिए लड़ने के लिए। तो सस्ता मैन पावर इनको कहाँ से मिलेगा? या तो पाकिस्तान से मिलेगा या इजिप्ट से मिलेगा। हिंदुस्तान वाले लड़ने नहीं जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, लड़ने नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान और इजिप्ट, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली कमजोर हैं। ये दोनों कंट्रीज को पैसा चाहिए और इनको लोग चाहिए जो हमारे बिहाफ पे आके लड़ाई करें। हम तो नहीं लड़ेंगे, जो भाड़े की सेना पहले हुआ करती थी। हाँ। तो पाकिस्तान और इजिप्ट को ये अरब दुनिया देख रही है कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए लड़ेंगे और हम इनको पैसा देंगे। पाकिस्तान को क्या चाहिए? लेकिन जमीर भाई, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाड़े की आर्मी से कोई बड़ी लड़ाई जीती जा सके। ये होता है कि 500 आपके हैं तो 100 वो भी हो गए, तो 600 हो गए, तो वो तो शहीद कराने के लिए होते हैं कि आगे चलो तुम कट जाओ, उनके हथियार कुछ कम हो जाए, फिर हम लड़ाई लड़ेंगे। भाड़े के सैनिक पूरी लड़ाई तो नहीं लड़ सकते। जीतेंगे कभी नहीं जीत सकते। जीतेंगे तो नहीं, लेकिन ख्वाब तो देख सकते हैं ना। ख्वाब देखने से किसने रोका है? हाँ, लेकिन ये ख्वाब इनके यही है कि इनको ये लगता है, देखिए आइडियल क्या है? वही कौम, वही लोग, सऊदी के लोग अपराइज करें, वहां की हुकूमत बनाएं, वहां के लोग, वहां की मिलिट्री बनाएं। तो यही होता है हमेशा, आइडियली ये होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी इतनी ज़ईफ है कि ये अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ये इनका प्रॉब्लम है। और इमाम ख़ुमैनी ने जो ईरान में इनकलाब लाया, उसकी सबसे बड़ी देन ये थी कि इमाम ख़ुमैनी जब ईरान में 1979 में इनकलाब लाया तो कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने ये बिलीव कराया कि तुम खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो इल्म है, नॉलेज, एजुकेशन, हर चीज़ में उन्होंने खुद अपना वो किया। तो ये अरब कंट्रीज़ के अंदर ये नहीं है। इनके पास ना इनकी गाड़ी है। आप मतलब दुबई जाएंगे तो आपको लगेगा वाह, दुबई में कितनी गाड़ी है। एक भी गाड़ी दुबई की है? नहीं है। तो कोई चीज़ इनकी खुद की नहीं है, सब चीज़ ली हुई है। तो जो आपने कहा है कि ये पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, ये पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि भाई हमारे लिए आके लड़ो। पाकिस्तान इनसे क्या चाहता है कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें पैसा दो, इससे इतना पैसा ले लो, उससे इतना पैसा ले लो। और पाकिस्तान की बात माननी पड़ेगी क्यों, अमेरिका से भी, ईरान से भी, चाइना से भी, बिल्कुल इस मामले में तो अजीब है। लेकिन ये कई बार देखने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में बहुत उल्टा पड़ जाता है वो। लेकिन अभी तक उन लोगों ने जो है अजीब तरीके से, यानी तमाम कंट्रीज को वो लोग मैनेज करें। लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आप ना पाकिस्तान की पोजीशन ना इंडिया की पोजीशन, दोनों सस्टेनेबल नहीं। आप सबसे दूर भी नहीं रह सकते और सबके पास भी नहीं रह सकते। तो आपको जो डिप्लोमेसी में ठीक है कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखें, लेकिन ये वेस्ट एशिया का जो फ्यूचर है, वो वेस्ट एशिया का फ्यूचर वही तभी स्ट्रांग होगा जब वेस्ट एशियन कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंट हो, फॉरेन इंटरफियरेंस ख़त्म करें और ख़ुद अपने ऊपर भरोसा करें कि हम कर सकते हैं। यानी क्यों हम फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहें जब तक ये आइडियोलॉजिकली यहाँ के लोग। अगर आप इकोनॉमी को देखो तो अमेरिका इनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पेट्रो डॉलर बंद हो जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन अब ये समझने के लिए चाइना की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आज आप हैं तो बहुत सारी बातें करने का मन है, जितनी कर पाएंगे। चाइना की बात करते हैं। देखिए 20 साल में मुझे लगता है कि चाइना ने बहुत प्यार से, धीरे धीरे और वही पॉलिसी रख के कि हम किसी के लिए लड़ने नहीं जाएंगे, और अपनी इकॉनमी का भी विस्तार किया है, अपनी दोस्तियों का भी विस्तार किया है और अपना एक बड़ा बेस बनाया है। मिडिल ईस्ट में जब भी मैं गया हूँ मैंने देखा है, जिस मुल्क में भी आप जाइए, चाइना के हॉस्पिटल बन रहे हैं, चाइना कहीं एयरपोर्ट बना रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त चाइना ने किया है। चाइना के हथियार कितने आ रहे हैं हमें नहीं पता। आज कंडीशन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान नहीं रोक रहा चाइना को, बाब अल मंदेब में हूथी नहीं रोक रहा, और अमेरिका की औकात नहीं है कि वो ईरान के जहाज को रोक दे। चाइना के जहाज को रोक दे, ये औकात अमेरिका की है नहीं कि वो उनको रोक दे। वो बाकियों को रोक सकता है, उनको नहीं रोक सकता है। तो और एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। मैं गज़ा के टाइम से ये बात कह रहा था कि एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है चाइना, रशिया और ईरान का। ईरान के पास चाइना से ट्रेड करने के लिए अलग रास्ता है, ईरान के पास रशिया से ट्रेड करने के लिए कैस्पियन सागर वाला रास्ता है, जिस पर यूक्रेन ने अटैक करने की बेवकूफ़ी की थी, फिर माफ़ी मांगी पीछे से। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड बन रहा है जो अमेरिका की हेजीमोनी को नहीं मानता है कि अमेरिका सबका सरपरस्त है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मैं थोड़ा सी आपसे एग्री करूंगा, थोड़ा डिसएग्री करूंगा, ताकि व्यूअर्स का बिल्कुल आपका हक है। देखिए, चाइना, रशिया और ईरान, अगर आप मुझसे हर बात पे एग्री करेंगे तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा, क्यों मैं भाई खुद ही वो बात कह लूंगा। सही बात, मुझे भी तो जानना है बहुत कुछ आपसे जी। तो चाइना जो है, चाइना और रशिया और ईरान,
आइडियोलॉजिकली ये लोग सेम लाइन में नहीं है। आइडियोलॉजिकली बिल्कुल। सिर्फ इन लोगों की कॉमनैलिटी है अमेरिका से दुश्मनी, यानी अमेरिकन इंपीरियलिज्म के मुखालिफत में ये लोग यूनाइटेड हैं, कॉमन एनिमी की वजह जी, से। कॉमन एनिमी की वजह से। और एक दूसरे को, जैसे अब्बास अरागची साहब कहते हैं कि इन लोगों की स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है, यानी दे आर नॉट अलाइज, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यानी ये लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं अमेरिका के मुकाबले में जहां पर इनको ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर, बिल्कुल, कि ईरान में जो न्यूक्लियर प्लांट था वो अमेरिका ने बनाया था 1979 से पहले। ईरान ने 30 साल रशिया से कहा कि न्यूक्लियर प्लांट चलवा दो, 30 साल रशिया ने नहीं चलाया, जब तक ईरान खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ। और ईरान ने, रहबर ने फिर उनके जवानों को कहा कि नहीं, आप अपने पैरों पे खड़े रहो तो चलेगा, रशिया नहीं चाहेगा कि आप ताकतवर बने। सेम इज विद चाइना। जंग के बाद, 12 दिन की जंग के बाद हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि ईरान ने कहा था कि हमें फाइटर जेट्स बेचो, तो चाइना ने ईरान को कहा कि हम फाइटर जेट्स बेचेंगे, लेकिन फाइटर जेट्स के अलावा हमें ये चीज़ें भी चाहिए। यानी वही यानी ज़्यादा खाही, यानी ज़्यादा चाहिए हमें, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए। तो आयतुल्लाह खामेनी शहीद ने खुद मना किया था, कहा था कि हमें फाइटर जेट्स नहीं चाहिए, हम फाइटर जेट्स देंगे, पैसा लो। तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस को क्रिएट करना चाहता है, और चाइना और रशिया दोनों नहीं चाहते कि ईरान एक सुपर पावर बन के उभरे, कि कल हमारे लिए ईरान एक पावर बन के रहे। तो ईरान को अपनी जंग खुद लड़नी है, अमेरिका के मुकाबले में खुद रहना है। ईरान के पास जो मसलन शहीद तेहरानी मुकद्दम, जो ईरान के फादर ऑफ मिसाइल हैं, उनको जब वो रशिया गए थे और उन्होंने कहा था, इससे 30 साल पहले उन्होंने कहा था 200 किलोमीटर की हमें मिसाइल भेज दो, तो रशिया ने नहीं भेजा था। रशिया ने कहा था कि नहीं, विल नॉट सपोर्ट यू, क्योंकि डेंजरस है आपको देना। तो फिर ईरान ने खुद अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। तो आज ईरान इतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपनी डेवलप कर दिया है कि रशिया को बेच रहा है और अमेरिका उसको कॉपी कर रहा है। तो इस पूरे वॉर के अंदर रशिया और चाइना ने ईरान को हेल्प किया है, शायद हो सकता है सैटेलाइट इमेजेस शेयर करने में, उनको जीपीएस नेटवर्क देने में हेल्प किया है। लेकिन ये पार्टनरशिप एक लिमिटेड एरिया तक है। जैसे अब्बास अरागची ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ खड़े रहे, तो आपके साथ जंग में नहीं खड़े रहेंगे, हाँ यूनाइटेड नेशन में आपका साथ देंगे, वीटो करेंगे। तो उन लोगों के बीच में नहीं, वो तो लास्ट टाइम आया भी था, पुतिन का बयान आया था कि हमने ईरान को प्रपोज किया था 12 रोज़ा जंग के दौरान, कि हमने ईरान को प्रपोज किया था कि मदद चाहिए तो हम आर्मी भेज सकते हैं। ईरान ने मना कर दिया था, ये तो हम जानते हैं। मैं दूसरी बात भी कर रहा था कि जैसे सीरिया जब तक था, असद जब तक थे, तब तक रशिया के पास एक शानदार बेस था मिडिल ईस्ट में। आप एकदम ओपनिंग में थे और आप वहाँ से सारा बिजनेस सब कुछ कर सकते थे। बेस अभी भी है शायद, लेकिन ना होने के बराबर है। तो सीरिया के जाने के बाद ईरान एक लौती जगह है जहाँ रशिया पैर रख सकता है। बाकी तो कोई मुल्क है नहीं जो इजाज़त देगा उसको पैर रखने का। तो एक दूसरे की ज़रूरत वाला जो मामला होता है, और ईरान का आप सारा रूट बंद कर दीजिए तो भी कैप्सियन खुला रहेगा जिससे ट्रेड होता रहेगा। तो एक दूसरे की ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह से इस पर सहमत हूँ कि ये ट्रायंगल बनने का मतलब मेरा ये नहीं था कि कोई इनका आपस में उस तरह का अलायंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है, पार्टनरशिप है। लेकिन वही जो ज़रूरत तीनों को एक दूसरे की है, तीनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, वो ज़रूरत इनको एक करके रखती है कुछ कई मामलों और वो भी अमेरिका का डिक्लाइन और अमेरिका का वेस्ट एशिया से निकलना, इसमें इन लोग कॉमनली अलाइंड है। यस जी, तो ये तो क्लियर है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि केवल ईरान की बात नहीं करता, पूरे मिडिल ईस्ट में चीन ने असर बढ़ाया है। जी भाई, चाहे यूएई हो, यूएई में हॉस्पिटल्स खोले हैं, चाहे सऊदी हो, ओमान हो, हर जगह इन्होंने पैसा खर्च किए हैं, बहुत सारे। जी, तो चाइना के लिए क्लियर है कि जब अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो चाइना विल बी द मोस्ट डोमिनेंट कंट्री इन द वेस्ट एशिया। तो चाइना का अपना एक विजन है और चाइना अपने विजन को लेकर एंड दे आर ऑलरेडी द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, पूरा हिंद महासागर हो गया उनका। हाँ, तो ये जो है, इसके अंदर ईरान को एज अ कंट्री चाइना से वो प्रॉब्लम नहीं है जब तक चाइना इंटरफियर नहीं करता है दूसरी कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में, और नॉर्मली नहीं करता है, उसमें नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, वो अपना फायदा लेता है, जो कुर्सी पर है उससे अच्छा रिश्ता रखता है, तो बस वो इकोनॉमिकली अपना फायदा लेना चाहता है, ये है। लेकिन कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं। मैं एक जगह गया था चैनल पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई अब चाइना ने तुमको कह दिया है कि भाई हुर्मुज खोल दो, तो खोल दो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चाइना कौन है?
भाई जब हम अमेरिका की बात नहीं सुन रहे हैं तो चाइना कौन है? बंद करने के लिए भी चाइना ने थोड़े कहा था। हाँ, तो आज़ाद यानी कि ईरान एक इंडिपेंडेंट प्लेयर है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन कंट्रीज़ के साथ है, वो कॉमन एनिमी की वजह से। लेकिन ईरान का जो विजन है वो डिफरेंट है। ईरान का विजन ये है कि मिडिल वेस्ट एशिया में मुस्लिम्स अलायंस सुपर पावर बनना चाहिए। यानी ये ईरान का एक विजन है जिसे उम्मत मुस्लिमा का विजन कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होना चाहिए, फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए, और ये मुसलमान मिल के एक ऐसा पावर बने जो दुनिया में वन ऑफ द सुपर पावर्स बने। तो ईरान का विजन बहुत क्लियर है कि ईरान क्या चाहता है, और उम्मीद है कि ये गाज़ा के वॉर के बाद लोगों के अंदर जो बेदारी आई है और लोगों को एहसास हुआ है कि हमें वेस्टर्न पावर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जंग के बाद भी सबके लिए क्लियर है कि वेस्टर्न पावर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके एंड रिजल्ट में यही इसी तरफ ईरान अपनी उसको है उसको इसी तरफ बढ़ाता रहेगा। आखिरी सवाल से पहले का सवाल ये, क्योंकि सबकी सारी दुनिया की बात कर लिए, दिल्ली में बैठे हैं, हिंदुस्तान की हम बात ना करें, कि इस पूरे वार में शायद पहली बार हमारे करीब कोई ऐसा वार हुआ कि हम लगभग बाहर रहे उससे। हिंदुस्तान ने तो शुरुआत में इजराइल चले गए, वो सब तो जानते ही हैं, लेकिन एक्टिवली किसी को सपोर्ट करना या किसी की मुखालफत करना या फिर समझौते की कोशिश कराना, एक तरह से हम एक आउटसाइडर ऑब्जर्वेंट की तरह हमारी जो हुकूमत थी वो देखती रही। फिर हुकूमत और आवाम की बात आएगी, लेकिन आवाम की तरफ से ईरान को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला। ईरान में मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तानियों की बड़ी इज्जत होती रही है। अभी ईरान के आम लोग जिनके बीच में आप उठते बैठते हैं, वो हिंदुस्तान को लेकर क्या सोचते हैं? ये जो आपने कहा है कि डिफरेंट लाइन है आवाम की और हुक्मरानों की, क्योंकि देना के बाद वो जो जनाजे उठाए गए जिसके अंदर हज़ारों लोग आए, तो डेफिनेटली वो सेंटिमेंट्स तो लोगों के हैं कि भाई जब वो मीडिया में भी आ रहे हैं, वो जो शहीद हो गए उनके ख़ानदान आ रहे हैं, रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, वालिद माएँ रो रही हैं, तो वो उसका असर तो होगा फिर वो उसके अंदर। लेकिन आवाम के अंदर, आवाम को लेके, हिंदुस्तान की आवाम को लेके डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। और इसके अंदर मैं ख़ास तौर पे कश्मीरी इंडियंस को, क्योंकि हमेशा बेचारे जो हैं उनको पीसा जाता है, लेकिन उनको ख़ास सल्यूट करना चाहिए कि उन लोगों ने जो किरदार अदा किया, वहाँ की औरतों ने जो अपना जेवर निकाल के दिया, वो जेवर की वैल्यू नहीं है, वो सेंटिमेंट और वो इमोशंस जो ईरान में गए ना, कि हिंदुस्तान की आवाम जो है वो इस तरीके से ईरान के साथ खड़ी है। तो इसका बहुत ही पॉजिटिव ईरान के अंदर असर रहा। ख़ुद हम लोग ईरान में मौजूद रहे, हम लोगों ने वहाँ पे मौक़िफ़ लगाए, सबील लगाई, लोगों को पानी बांटा, खाना बांटा, लोगों को पॉजिटिव फीलिंग दी कि ऐसा नहीं है कि इंडियंस आपके साथ नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि ईरान में जो रहबर का विज़न है वो ये है कि रहबर की नज़र ये है कि हमें अपने ईस्ट की तरफ, अपनी क़ुव्वत और क़ुदरत को ईस्टर्न अलायंस की तरफ लेके जाना है, वेस्टर्न की जगह पे। हाँ, तो ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली इंडिया इम्पॉर्टेंट है, और ईरान इंडिया के साथ टिट फॉर टैट पॉलिटिक्स नहीं करता कि भाई आपने ये किया तो हम ये करेंगे, नहीं। ईरान ने सब चीज़ों के बावजूद कहा कि हमारी 5 फ्रेंडली कंट्रीज़ है जिनके ऑयल और गैस छोड़ रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया है। तो इंडिया को ईरान सिग्नल देना चाह रहा है कि भाई हम रेडी हैं आपसे दोस्ती के लिए। और पहले भी किया है, मुझे याद है कि यूएन में प्रपोजल गया था, पाकिस्तान लेके गया था कश्मीर पर प्रपोजल, तो वो ईरान की वजह से ही वो प्रपोजल आगे नहीं बढ़ा, पाकिस्तान को वापस ओआईसी में भी, ओआईसी में सपोर्ट किया। ईरान ने अपोज किया था, ईरान कंट्री थी जो कश्मीर के इशू पर इंडिया को सपोर्ट किया था और उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। तो ईरान के लिए इम्पोर्टेंट है कि ईरान का जो विजन है वो ये है कि पावर ईस्ट की तरफ आना चाहिए और हम ईस्टर्न कंट्रीज़ में अलायंस होना चाहिए। तो जो हमारी कंट्री में डिसीजन मेकर्स हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज हमारे यहाँ फ़िलहाल पहले 90s से पहले हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकिंग थी वो वैल्यू बेस्ड थी। हम नॉन अलाइन मूवमेंट हमने बनाई, हम दुनिया के अंदर हमने कहा कि भाई हम रशिया के साथ भी नहीं है, अमेरिका के साथ भी नहीं, हम नॉन अलाइंड हैं। अमन को लेके, पीस को लेके, न्यूक्लियर को लेके हम, इंडिया का एक वैल्यू मॉरल स्टैंड था इंडिया का। लेकिन 90s के बाद जो है, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे वो बीजेपी की हुकूमत हो, लेकिन हमारा प्रैग्मेटिक अप्रोच हो गया। हम लोगों ने वो दुनिया के अंदर यूनिपोलर पावर को एक्सेप्ट किया कि भाई दुनिया में अभी बस अमेरिका ही यूनिपोलर पावर है। और जिसके बाद वो दोस्ती गैस पाइपलाइन कांग्रेस के ज़माने में थी कि दोस्ती गैस पाइपलाइन प्रपोजल आया था, कोंडोलीज़ा राइस ने आके उसको कैंसिल करा दिया। तो वो अभी तक अमेरिका ने और इंडिया ने जो न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की थी, आज उस तक क्या हुआ 30 साल में, आज तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं।
कि वो भाई 30 साल हो गए न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करके, कहाँ है वो न्यूक्लियर ट्रीटी का असर। तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस को ईरान इस तरीके से देखता है कि स्ट्रेटेजिक है, लॉन्ग टर्म है, एक पावर हंग्री कंट्री और एक पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री, एक एनर्जी हंग्री कंट्री के बीच में अलायंस का होना नेचुरल है। बिल्कुल। तो ये ईरान इसको ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशंस देखता है, और थोड़े हादसे और वाकई के अलावा हुकूमत बदलती रहती है जी, अवाम जो है वो तो हमेशा रहती है, वो कहीं नहीं जा रही है। मुस्तफा साहब के कब देख पाएंगे हम लोग, क्या मतलब जी। मेरा दिल नहीं मानता कि सिर्फ सिक्योरिटी की वजह है, कोई और भी वजह है? नहीं, ईरान के अंदर जो अवाम है उसके लिए आप ईरान को इस तरीके से देखें कि इमाम खोमेनी 1979 में रेवोल्यूशन लाया और 1989-90 में आयतुल्लाह खामेनी के पास आया। जब ईरान आयतुल्लाह खामेनी के पास आया तब ईरान में एजुकेशन नहीं था, ईरान में बहुत गरीबी थी, ईरान में बहुत प्रॉब्लम्स थे, जंग ख़त्म हुई थी, लोगों की मौतें हुई थी। 30 साल में 35-38 ईयर्स में आयतुल्लाह खामेनी ने ईरान को बिल्ड किया। अब ईरान को एक ऐसे लीडर को चाहिए जो नेक्स्ट 20-25 ईयर्स ईरान को उसको नेक्स्ट स्केल पे लेके जाए। बिल्कुल। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी के सिलेक्शन में मुज्तहिद होने के अलावा सबसे बड़ा उनका फैक्टर ये था कि उनके अंदर मैन मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो वो जो विजन ईरान का है उसके लिए आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी उनकी सोच के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान की पब्लिक के अंदर ये इशू ही नहीं है कि हम आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। पब्लिक की नहीं, मैं इंटरनेशनल मीडिया में ये इशू बार बार निकालते रहेंगे, लेकिन ईरान के लिए क्लियर है कि हमारे लिए सिक्योरिटी इशू है। जब तक हम लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग उनकी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट 20-30 ईयर्स का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चाहे जो भी हो। और क्योंकि मैं ईरान में रहा हूँ, ईरान में जो अवाम है उसमें कभी सवाल ही नहीं है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी क्यों नहीं आ रहे। ये कोई सवाल उनके लिए नहीं है। उनके लिए ये है कि हमारी कंट्री, हमारा फ्यूचर, पब्लिक का शऊर इस लेवल पर है कि अगर सिक्योरिटी डिमांड करती है कि वो अभी फ़िलहाल अंडरग्राउंड रहे तो वो अंडरग्राउंड रहे, लेकिन वो हमें गाइड करते रहे, यानी वो जो गाइडेंस है उनको मिलती रहे। तो वो ईरान की आवाम इसको नेक्स्ट 20 ईयर्स क्योंकि अभी वो यंग है, अभी उनके पास नेक्स्ट 20 ईयर्स हैं, वही विजन को लेके जो सेल्फ रिलायंस के बेसिस के ऊपर ईरान को टेक्नोलॉजिकली उस लेवल पे लेके जाएं जिस लेवल पर आयतुल्लाह खामेनी विजन देखते थे। कि आयतुल्लाह खामेनी की एक स्पीच है जिसके अंदर वो कहते थे कि एक ऐसा ज़माना आना चाहिए कि जैसे लोग इंग्लिश पढ़ के जाते हैं वेस्ट में पढ़ने के लिए, वैसे ही लोगों को पर्शियन पढ़ के ईरान आना चाहिए नॉलेज को हासिल करने के लिए, हर टेक्नोलॉजिकल फील्ड को हासिल। पर्शियन तो एक ज़माने में वर्ल्ड लैंग्वेज रही भी है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बमुश्किल मुझे लगता है 300 साल 250 साल पुरानी बात है जी। खुद इंडिया के अंदर भी जो है वो कोर्ट्स वगैरह में जो है पर्शियन ही थी, पर्शियन थी, और पर्शियन जो है वो कल्चर भी रहा है। तो ज़मीर साहब मन तो नहीं मान रहा है, मन तो अभी 1 घंटे और बात करने का है, लेकिन ठीक है, फिर होगी मुलाकात और फिर लंबी बात होगी, यहाँ होगी, ईरान में होगी, मुलाकात होगी और ज़रूर बात होगी। बहुत शुक्रिया आप आए और इतना वक्त दिया, और बस मैं ये उम्मीद करूँगा कि ईरान के लोग खैरियत से रहें, और क्या है, हम तो पीस की तमन्ना ही कर सकते हैं, उम्मीद फ़िलहाल नहीं दिख रही जी। इंशाल्लाह पीस होगी, लेकिन ऐसी पीस होना चाहिए थोड़ी जंग थोड़ी पीस ना हो, हाँ, जो चले लंबे समय तक। वो एक बार ऐसे होना चाहिए कि फैसला हो जाए और उसके बाद यानी कि फिर दोबारा जंग ना हो, यानी तब तक उस पोजीशन तक जंग ज़रूरी है कि दोबारा जंग ना हो, यानी उस तक जंग ज़रूरी है। और जंग अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन चॉइस भी नहीं है। सारी अच्छी चीज़ें होती फिर तो बात ही क्या थी जी। तो आपने सुना, और अपनी सलाह कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लगातार कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, ख़ास तौर पे ईरान को लेकर, हम जितनी ऑथेंटिक खबर आप तक पहुंचा सके वो पहुंचाएं। आज ज़मीर साहब आए, उन्होंने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और थैंक यू।